Hello everyone, this is me Dr. Sada from Brain. I hope you all are doing well और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक साइटोपैथोलॉजी की। तो इन जनरल डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी के अंदर जो है हम इंटरप्रेट करते हैं उन सेल को जो कि एक्सफोलिएट करते हैं या फिर ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन या टिश्यू। ठीक है, या तो वो एक्सफोलिएट करें या फिर हम उन्हें ऑर्गन से या टिश्यूज से ऑब्टेन करते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी में चला जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिक डायग्नोसिस क्या होती है? इसके अंदर हम टिश्यू के आर्किटेक्चर के बारे में इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, टिश्यू की आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, साइटोपैथोलॉजिक में क्या होता है? इसके अंदर हम चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी आइदर इन द वन और द ग्रुप ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हो गया साइटोपैथोलॉजिक। यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो होगा साइटोपैथोलॉजिक। आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हिस्टोपैथ हो गई। और जो सेल एक्सफोलिएट हो रहे हैं या ऑब्टेन किए जा रहे हैं फ्रॉम वेरियस ऑर्गन या टिश्यू से, तो वो बोलेंगे डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी। अब ये डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी का रोल क्या है? इसका जो होता है, हम डायग्नोस कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं कैंसर का, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम इसके अंदर बेनाइन न्यूप्लाज्म का। ठीक है, इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस की जा सकती है। डायग्नोसिस किस कर सकते हैं? नॉन न्यूप्लास्टिक और इन्फ्लामेटरी कंडीशन की। इसके अलावा साइटोजेनेटिक्स में इसका रोल है और इसके अंदर स्पेसिफिक इन्फेक्शन को हम डायग्नोस कर सकते हैं और हार्मोनल स्टेटस जो है वुमेन का वो भी पता कर सकते हैं और टिश्यू सेल्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुए इसका रोल? एक तो कैंसर का मैनेजमेंट कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो, बेनाइन न्यूप्लाज्म को पता कर सकते हो, ऑपरेशन के दौरान भी डायग्नोसिस कर सकते हो, नॉन न्यूप्लास्टिक और इन्फ्लामेटरी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हो, साइटोजेनेटिक्स में इसका रोल है, हार्मोनल स्टेटस किसी भी वुमेन का पता कर सकते हो, टिश्यू और सेल्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अब देख लेते हैं, एक ये फ्लो चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है कि क्या क्या हम आगे इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी दो तरीके की, एक एक्सफोलिएटिव, एक इंटरवेंशनल। इंटरवेंशनल में एफएनएसी आती है, इम्प्रिंट साइटोलॉजी आती है, क्रश स्मेयर साइटोलॉजी आती है, बायोप्सी सेडिमेंट साइटोलॉजी आती है। एक्सफोलिएटिव के अंदर हम बात करेंगे वो सेल जो एक्सफोलिएट करते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, यूराइनरी ट्रैक्ट से, और जी बॉडी फ्लूइड्स में जो होते हैं, और बक्कल स्मेयर। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर हम बात करेंगे नॉर्मल कंबाइंड स्मेयर, जिसमें पेप स्मेयर को डिटेल से पढ़ेंगे। अब नॉर्मल कंबाइंड स्मेयर की बात करेंगे, बेनाइन सेलुलर चेंजेस, न्यूप्लास्टिक, नॉन न्यूप्लास्टिक और नॉन न्यूप्लास्टिक में नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। न्यूप्लास्टिक के अंदर स्क्वैमस और ग्लैंडुलर के बारे में बात करेंगे। तो ये हुआ छोटा सा फ्लो चार्ट। अब आ जाइए आगे, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती क्या है? एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी बोलते हैं उन सेल्स को जो कि शेड ऑफ करते हैं फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस से इनटू द बॉडी कैविटीज़ के अंदर या फिर बॉडी फ्लूइड के अंदर, या फिर स्क्रैपिंग के ज़रिए हासिल किए जाएँ, या ब्रशिंग के ज़रिए, या वॉशिंग के ज़रिए। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी क्या हुई? जो भी वो सेल्स होते हैं जो कि शेड ऑफ करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों शेड ऑफ कर रहे हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग की। ठीक है, फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस से बॉडी कैविटी में गिर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड में गिर रहे हैं, या फिर उन्हें स्क्रैपिंग के जरिए हासिल किया जा रहा है, या फिर ब्रशिंग के जरिए या वॉशिंग के जरिए वेरियस म्यूकोजल सरफेस को। एब्रेसिव साइटोलॉजी के दूसरी मैंने बताई थी ब्रांच इसकी इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। इंटरवेंशनल साइटोलॉजी बोलते हैं दिस इज द ब्रांच इन विच सैंपल जो होते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे? बाय क्लिनिकल प्रोसीजर के जरिए और सर्जिकल इंटरवेंशन के जरिए। फॉर एग्जांपल जैसे एफएनएसी है, जिसे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी बोले जाते हैं, या फिर एस्पिरेशन बायोप्सी साइटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बात होगी। अब आ जाइए आप एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के ऊपर। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर सैंपल स्मेयर्स जो होती हैं फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जो होती हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली नोन कैसे जानी जाती है? पैप स्मेयर के तौर पे। दीज स्मेयर मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट मेथड। इनको पैप स्मेयर को डिफरेंट मेथड के जरिए बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, आप किस लिए पैप स्मेयर बना रहे हो। अलग अलग जगह से लेके बनाया जाता है ना पैप स्मेयर को, और ये डिपेंड करता है कि आपका क्या पर्पस है। कहाँ कहाँ से ले सकते हैं पैप स्मेयर? आप लेटरल वजाइनल स्मेयर ले सकते हैं, वजाइनल पूल से वॉल्ट ऑफ द स्मेयर ले सकते हैं, सर्वाइकल स्मेयर ले सकते हैं, कंबाइंड फास्ट स्मेयर ले सकते हैं, ट्रिपल स्मेयर ले सकते हैं, इंडो सर्वाइकल और इंडोमेट्रियल स्मेयर। ठीक है, कौन कौन से लेते हैं? वजाइनल की लेटरल वॉल से, वजाइनल पूल से या फिर वॉल्ट से, सर्वाइकल स्मेयर, कंबाइंड स्मेयर, ट्रिपल स्मेयर, एंडो सर्वाइकल या फिर एंडोमेट्रियल हो गया। ठीक है,
उसके बाद जो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं नॉर्मल कंबाइंड स्मेयर के अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं और होते हैं हमारे अदर सेल। एपिथेलियल सेल भी दो तरीके के होते हैं। एपिथेलियल दो टाइप के सेल्स होते हैं नॉर्मल कंबाइंड स्मेयर के अंदर, एपिथेलियल एंड अदर। एपिथेलियल के अंदर 4 टाइप के सेल आएंगे। कौन कौन से होगा? सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, पैराबेसल एंड बेसल। ठीक है। एंड कुछ और वेरिएंट है जिनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स एंड अदर एपिथेलियल सेल जो होते हैं, जैसे नेविकुलर सेल, लैक्टेशनल सेल, एंडो सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल। ठीक है। और ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स होते हैं। अदर सेल्स के अंदर ल्यूकोसाइट्स आएंगे, डोडरलिन, बेसिल आएंगे। ठीक है। आपसे मैंने बताया कि जो नॉर्मल कंबाइंड स्मेयर होती है उसमें दो तरीके के सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं और अदर सेल। एपिथेलियल सेल भी 4 तरीके के, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, पैराबेसल एंड बेसल। इसके अलावा कुछ और सेल है, नेविकुलर, लैक्टेशनल, एंडोसर्वाइकल, एंडोमेट्रियल और ट्रोफोब्लास्टिक लिखने से रह गया है। अदर में आएंगे ल्यूकोसाइट और डोडरलिन, बेसिलाई। ठीक है। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी और इंटरवेंशनल साइटोलॉजी में थोड़ा सा मैं फर्क भी बताती चलती हूँ कि एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के अंदर जो सैंपल होता है वो कैसा होता है? एक्सफोलिएट करता है एपिथेलियल सरफेस से, जबकि इंटरवेंशनल में हम इंटरवेंशन के जरिए हासिल करते हैं। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के अंदर जो स्मेयर होती है उसमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है टू लोकेट सुटेबल सेल फॉर स्टडी। तब के इंटरवेंशनल के अंदर अबंडेंस ऑफ सेल होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर स्टडी इन द मोस्ट स्मेयर। डायग्नोस्टिक बेसिस के एतबार से इंडिविजुअल सेल मॉर्फोलॉजी देखी जाती है एक्सफोलिएटिव के अंदर, और इंटरवेंशनल के अंदर क्या किया जाता है? सेल पैटर्न एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल देखे जाते हैं। मॉर्फोलॉजिक क्राइटेरिया ऑफ द डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, न्यूक्लियर करेक्टरिस्टिक जो होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सफोलिएटिव के अंदर। इसके अंदर इंटरवेंशनल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्मिक करेक्टर एंड द बैकग्राउंड इक्वली सिग्निफिकेंट। ये तो हुई दोनों का डिफ्रेंसिएशन। आगे बात करते हैं हम पेप स्मेयर का एप्लीकेशन क्या है। पेप स्मेयर का एप्लीकेशन ये है कि साइटो हार्मोनल इवेल्युएशन करते हैं। मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से डिफरेंट जगह से स्मेयर ली जाती है। साइटो हार्मोनल इवेल्युएशन करना है तो आपको लेटरल वजाइनल स्मेयर ली जाती है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? 3 स्मेयर लेते हैं ऑन अल्टरनेट डेज पे। इसके लिए कुछ इन्होंने सेवरल इंडिसेस जो होती हैं अवेलेबल हैं, आर अवेलेबल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइटोहार्मोनल पैटर्न एंड द मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं वो ये दे रखे हैं, जैसे कि एसिडोफिलिक इंडेक्स है, फाइक्नोटिक इंडेक्स है, मैचुरेशन इंडेक्स है। एसिडोफिलिक इंडेक्स जो है इसके अंदर रिलेटिव प्रोपोर्शन देखा जाता है सेल का जो कंटेन कर रहे हैं एसिडोफिल्स यानी पिंक एंड द बेसोफिल्स साइटोप्लाज्म यानी ब्लू आर डिटरमाइन द एसिडोफिलिक इंडेक्स। रिलेटिव प्रोपोर्शन देखा जाता है एसिडोफिलिक एंड द बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म डिटरमाइन किया जाता है। फाइक्नोटिक इंडेक्स में परसेंटेज देखी जाती है सेल की जिनके अंदर स्मॉल डार्क एंड श्रंकन न्यूक्लाई होगा। उन सेल्स को देखते हैं जिनकी स्मॉल डार्क श्रंकन न्यूक्लाई है। ठीक है। वो फाइक्नोटिक इंडेक्स से डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है मैचुरेशन इंडेक्स। मैचुरेशन इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं? 100 सेल्स जो होते हैं काउंट किए जाते हैं, उन्हें फिर ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, पैराबेसल, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एबनॉर्मल कंबाइंड स्मेयर की। एबनॉर्मल कंबाइंड स्मेयर के लिए क्या कह रहे हैं ये? इन ऑर्डर टू इवॉल्व करने के लिए सिस्टम एक्सेप्टेबल फॉर द क्लिनिशियन एंड द साइटोपैथोलॉजिस्ट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो थी वर्कशॉप, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे बोला बेथेस्डा सिस्टम फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इवैल्यूएशन के लिए। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट रखे। क्या रखे? स्पेसिमेन एडिक्वेसी देखेंगे, जनरल कैटेगराइजेशन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस। स्पेसिमेन एडिक्वेसी मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग स्पेसिमेन एडिक्वेसी में क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस एंड द प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग द सैम्पलिंग टेक्निक। जनरल कैटेगराइजेशन कहता है कि विद इन नॉर्मल लिमिट है, बेनाइन सेलुलर चेंजेस हैं, एपिथेलियल सेल एबनॉर्मलिटीज हैं। इसमें क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे स्मेयर को ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे? सेल्स नॉर्मल लिमिट में है, बेनाइन सेलुलर चेंजेस हैं, एपिथेलियल सेल एबनॉर्मलिटीज हैं या नहीं है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं सेलुलर चेंजेस का और एपिथेलियल सेल एबनॉर्मलिटी का। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं? डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं सेलुलर चेंजेस एंड और एपिथेलियल सेल एबनॉर्मलिटीज़ की। फिर आ जाओ जी सेलुलर चेंजेस। सेलुलर चेंजेस भी दो तरीके के हैं, बेनाइन सेलुलर चेंजेस यानी नॉन न्यूप्लास्टिक, फिर है न्यूप्लास्टिक सेलुलर चेंजेस। बेनाइन सेलुलर चेंजेस के अंदर दो चीज़ें हैं, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी changes and specific inflammatory changes. Non-specific inflammatory changes are increase in the number of parabasal cell, cytoplasmic acidophilia, vacuolization, leukocytic migration in the cytoplasm, perinuclear halos with the nuclear phagocytosis and
और enlargement। स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस में क्या आएंगे, ये एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरियल एजेंट निसेरिया गोनोरिया, वायरल एजेंट में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, फंगल में मोनोलियसिस, पैरासिटिक में ट्राइकोमोनास विजाइनलिसिस। बेनाइन सेलुलर चेंजेस दो हुए, इन्फ्लामेटरी, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी। स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी में इन्फेक्शियस एजेंट सारे बैक्टीरियल वायरल फंगल पैरासिटिक। नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस के अंदर नंबर ऑफ पैरावेसल सेल बढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक एसिडोफिलिया है, वैकुलाइजेशन है, ल्यूकोसिटिक माइग्रेशन है, पेरिन्यूक्लियर हेलोस विद द न्यूक्लियर फाइक्नोसिस एंड और इनलार्जमेंट। न्यूप्लास्टिक के अंदर क्या है, एपिथेलियल सेल एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे। न्यूप्लास्टिक के अंदर कार्सिनोमा जो है यूट्राइन सर्विक्स का जब से ज़्यादा रैंक करता है हाई एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है इन द वर्ल्ड में, ठीक है, और लीडिंग कॉज है मोर्बिडिटी का भी और मॉर्टेलिटी का, एज वी ऑल नो दैट। एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर कैसे होते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या एपिडर्मॉइड टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर न्यूप्लास्टिक चेंजेस को उन्होंने दो तरीके में, दो हेडिंग में डिवाइड कर दिया, स्क्वामस सेल एब्नॉर्मलिटीज़ और इन्होंने ग्लैंडुलर सेल एब्नॉर्मलिटीज़, यानी न्यूप्लास्टिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो स्क्वामस सेल एब्नॉर्मलिटीज़ में और ग्लैंडुलर सेल एब्नॉर्मलिटीज़ में। स्क्वामस सेल एब्नॉर्मलिटीज़ के अंदर क्या कह रहे हैं ये कि फुली डेवलप्ड इन्वेसिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होगा यूट्राइन सर्विक्स का, वो कैसा होगा, इज प्रेसीडेड बाय द प्री इन्वेसिव इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लास्टिक प्रोसेस होगा दैट इज रिकॉग्नाइज ऑन द हिस्टोलॉजिक एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें अंदर क्या होगा, प्री इन्वेसिव इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लास्टिक प्रोसेस होगा जो कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा हिस्टोलॉजी साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन के लिए। मॉर्फोजेनेसिस या नोमेनक्लेचर की बात करें अगर, जो पॉलीफ्लेटिंग रिजर्व सेल होंगे वो डेवलप करेंगे सर्टेन एटिपिकल फीचर, दैट इज क्या होगा, उसके अंदर हाइपरक्रोमेटोसिया होगा, हाइपरक्रोमेसिया होगा एंड इंक्रीज न्यूक्लियर साइज होगा। उसके अलावा क्या होगा, द कंटिन्यूइंग पॉलिफरेशन ऑफ दीज एटिपिकल सेल्स विद द लॉस पोलैरिटी का लॉस होगा एंड कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज इन द माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई होगी एंड प्रोग्रेसिवली इन्वॉल्वमेंट होगा मोर एंड मोर लेयर ऑफ द एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया। इसके अलावा फुल थिकनेस इन्वॉल्व होगी एंड द लीजन मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करेगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा विदाउट इन्वेजन ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू, यानी जब पूरी फुल थिकनेस इन्वॉल्व हो जाएगी। एज डिस्प्लेसिया एंड द कार्सिनोमा इन सीटू रिप्रेजेंट द कंडीशन स्पेक्ट्रम ऑफ द लीजन सीन इन द प्री कैंसरस स्टेज, सो बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। फिर कार्सिनोमा की कार्सिनोमा इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है उसको तीन, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जो होगा उसको भी इन्होंने फिर तीन स्टेजेस बताई हैं। माइल्ड डिस्प्लेजिया 1 में मिलता है जिसके अंदर प्रिमिटिव सेल पॉलिफ्रेट करते हैं लोअर थर्ड ऑफ द एपिथेलियम के अंदर। सेकंड में मॉडरेट डिस्प्लेजिया होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो पॉलिफ्रेट करते हैं मिडिल थर्ड तक, एंड थर्ड के अंदर क्या होता है, सीवियर डिस्प्लेजिया होता है, अपर थर्ड ऑफ द एपिथेलियम तक इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। बस जब पूरी फुल थिकनेस इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो कार्सिनोमा इन सीटू हो जाएगा। ग्लैंडुलर सेल एब्नॉर्मलिटीज़ के अंदर क्या होगा, एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स मिलेंगे ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, उसे बोलेंगे न्यूक्लियर एटाइपिया। एंडोसर्वाइकल एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा को उसे कैसे पता करेंगे, पैपिस्मेयर के जरिए, या फिर इसको उसके अलावा क्या कहते हैं, सेल्स मिलेंगे फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूट्राइन कैंसर, एंडोकार्सिन सेल्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूट्राइन कैंसर में ऑल्सो भी प्रेजेंट कर जाएंगे पैपिस्मेयर के अंदर, एंड द मेजॉरिटी जो ओरिजिनेट करेंगे वो कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, ओवरी से। इसके अलावा कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ द ट्यूमर डायस्थेसिस एंड अरेंजमेंट ऑफ द अदर कैंसर सेल्स इन द ग्लैंड एंड पैपिलरी कॉन्फिगरेशन एंड एब्सेंस ऑफ द डिस्प्लास्टिक चेंजेस वो भी कोएग्जिस्ट करेंगे इनके साथ साथ। थोड़ा सा आपको लिटिल बिट ये लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसको मैंने नोट्स बना के बहुत शॉर्ट किया है आपके लिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो लिख सकें। ज़्यादातर चीज़ें मैं थोड़ी ओरली भी बोल रही हूँ ताकि मैंने इसको बहुत कंसाइज करने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा वीडियो और हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो घबराइए नहीं और मैं थोड़ा ईजी करती हूँ। और इसे अभी तक तो हमने बात करी जेनाइटल ट्रैक की, अब आ जाइए रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, इससे जो हम हासिल करेंगे सेल्स को कैसे याद करेंगे, सेलुलर मटेरियल जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सपायरेशन की एक्सपेक्टोरेशन के जरिए और बाय द एस्पिरेशन और ब्रशिंग ड्यूरिंग द ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर के जरिए, ठीक है। तो इसके बाद जीआईटी से कैसे हासिल करोगे, इसमें जो होता है ओरल कैविटी से आप करते हो स्क्रैपिंग के जरिए द सर्फेस बाय द वुडन या मेटल टंग प्रेशर के जरिए। इसोफेगस या स्टमक्स में आप अंडर डायरेक्ट विजन बाय द ब्रश
ब्रशिंग और लेवाज के ज़रिए हासिल करते हो। अब आ जाइए यूराइनरी ट्रैक्ट के अंदर। यूराइनरी ट्रैक्ट में यूराइनरी सेडिमेंट सेटोलॉजी जो होती है इसके अंदर सेडिमेंट यूराइनरी सेडिमेंट सेटोलॉजी इसके अंदर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं सेडिमेंट ऑफ द वॉइडेड और कैथेटराइज सैंपल ऑफ द यूरिन को। ब्लैडर इरिगेशन सिस्टोस्कोपी के जरिए वहन ब्लैडर ट्यूमर जब सस्पेक्ट किए जाते हैं, रेट्रोगेट कैथेटराइजेशन किया जाता है किसके ज़रिए, एंड ब्रशिंग ऑफ द यूटराइन यूरेटर एंड द रीनल पेल्विस, या फिर प्रोस्टेटिक मसाज के जरिए प्रोस्टेटिक सिक्रीशन हासिल किया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली ऑन टू द ग्लास स्लाइड और उसे स्मेयर बना लिया जाता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें हैं, एफ्यूजन एंड द फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड ऑफ स्मॉल वॉल्यूम। एफ्यूजन एक्यूमुलेशन फ्लूइड इन एनी ऑफ द 3 बॉडी कैविटी, जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का किसी भी 3 कैविटी के अंदर, जैसे प्लूरा, पेरिकार्डियल एंड द पेरिटोनियल। डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैलिग्नेंसी, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम जैसे कि CSF है, सेमाइनल फ्लूइड है। CSF जो होता है एग्जामिनेशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है किसमें, न्यूप्लास्टिक एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के अंदर, नॉन न्यूप्लास्टिक। सेमाइनल फ्लूइड यानी सीमेन इनफर्टाइल कपिल के अंदर करते हैं, या फिर वेजिक्टोमी हुई है तो उसकी एडुकेसी को चेक करने के लिए करते हैं। सैंपल को कलेक्ट किया जाता है बाय मस्टरबेशन के जरिए कॉर्टस इंटरप्टस का एटलीस्ट 4 days ऑफ द सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 2.5 से 5 ml होना चाहिए। विस्कोसिटी और pH ज़्यादातर जो होता है 10 से 30 मिनट के बाद ये जो समाइनल फ्लूइड होता है वो विस्कस हो जाता है, और इसकी जो होती है pH जो होती है 8 होती है। मोटिलिटी जो होती है विद इन 24 आवर्स के अंदर इजैकुलेशन के अंदर 60% स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं बहुत ज़्यादा विगरसली मोटाइल होते हैं। 6 से 8 घंटे के अंदर 25 से 40% जो होते हैं स्टिल मोटाइल होते हैं। काउंट जो होता है इसका कैसे किया जाता है, न्यूबार चैम्बर से किया जाता है 60 मिलियन पर ml। और मॉर्फोलॉजी जो होती है स्टेन स्मेयर यूज़ किए जाते हैं, एंड ग्रेटर देन 20% स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं आर मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल होते हैं। फ्रक्टोज कितना होता है, 150 से 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डिग्रीज लेवल इंडिकेट करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है एट द लेवल ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। बक्कल स्मेयर किस लिए ली जाती है, फॉर द सेक्स क्रोमैटिन बॉडीज़ के लिए ली जाती है। सेक्स स्पेसिफिक क्रोमैटिन जो होती है इंटरफेजल न्यूक्लियाइज एंड कंप्राइजेज द बार बॉडी जिसे बोलते हैं एक्स क्रोमैटिन, और एफ बॉडी जिसे बाई क्रोमैटिन भी बोलते हैं। जो इंटरफेजल में जो न्यूक्लियाई होती हैं वो N-1 होती हैं, फीमेल्स के लिए होती हैं, और जो एफ बॉडी होती हैं वो इक्वल टू वाई क्रोमोसोम होती है, मेल के लिए होती हैं। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा बार बॉडी को, एंड बक्कल स्मेयर के अंदर प्लानो कॉनकेव मास्क जो होता है वहाँ से 1 माइक्रोमीटर इन डाया होती हैं। फीमेल के अंदर 20% न्यूक्लियाई होते हैं, मेल के अंदर लेस देन 2% होती हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन एफ बॉडी का कैसे करेंगे, बक्कल स्मेयर जो होता है विद क्विनरिसरीन मस्टर्ड के साथ लेंगे। एफ बॉडी इज ऑब्जर्व इन अबाउट 60% ऑफ द इंटरफेजल न्यूक्लियाई इन मेल एंड लेस देन 8% इन फीमेल। कंटेंट काउंट करेंगे डोमेस्टिक अपेंडेजेस को, ठीक है। फिक्सेशन और फिक्सेटिव जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सफोलिएटिव डायग्नोसिस के लिए साइटो डायग्नोसिस यूजुअली कैसी होती है, वेट फिक्स होती है, यानी इन्हें इमर्स कर दिया जाता है विदाउट ड्राई के, और H&E स्टेन के अंदर। एयर ड्राइड जो होती है फॉर रोमानोस्काई स्टेन के लिए जाती है। रूटीन जो फिक्सेटिव होती है वो कौन सी होती है, पैपेनोक्लो फिक्सेटिव है, इक्वल पार्ट इसमें ईथर का लिया जाता है और 95% इथेनॉल लिया जाता है। बेड साइड लेबोरेटरी फ्रॉम द फ्लूइड sample are immediately placed in 95% ethanol with or without following them to dry prior to fixation. कोटिंग फिक्सेटिव कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एज एरोसोल स्प्रे के तौर पे या फिर ड्रॉपर। स्पेशल पर्पस फिक्सेटिव जो होते हैं जैसे बफर, न्यूट्रल, फॉर्मेलिन, पिक्रिक एसिड और प्रिजर्वेटिव फ्लूइड स्पेसिमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनिंग स्मेयर की जो होती हैं 3 तरीके से की जाती है। पैपेनो और H&E जो होती है वेट के लिए होती है। रोमानोस्काई जो होती है ये होती है हमारी एयर ड्राइड के लिए। पैपेनोक्लो स्टेन जो है ये बेस्ट मेथड है फॉर रूटीन साइटो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ के लिए। 3 सोल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूक्लियर स्टेन विथ 2 साइटोप्लाज्मिक काउंटर स्टेन। H&E स्टेन जो होती है फर्स्ट इस्तेमाल की जाती है हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के लिए। यहाँ पे हैरिस हेमेटोसाइलिन इन द न्यूक्लियर स्टेन एंड ईओसिन इन द साइटोप्लाज्मिक काउंटर स्टेन। रोमानोस्काई जो होता है इसके अंदर हेमेटोलॉजिकल प्रिपरेशन, साइटोलॉजिकल स्मेयर प्रैप, लीशमैन और राइट। सबसे ज़्यादा वैसे लीशमैन और राइट स्टेन इस्तेमाल की जाती है। अब आ जाओ इंटरवेंशनल साइटोलॉजी पे। सैंपल आर ऑब्टेन बाय द एस्पिरेशन और सर्जिकल बायोप्सी जैसे FNAC, इम्प्रिंट साइटोलॉजी, क्रश स्मेयर बायोप्सी, सेडिमेंट। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो होती है इसका एप्लीकेशन क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए पाल्पेबल मास को। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट मासेस, इनलार्ज लिम्फ नोड है, इनलार्ज थायराइड या फिर सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू
मासेस हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड है, पाल्पेबल एब्डोमिनल कोई लीजन है, टेस्टिकल्स हैं, प्रोस्टेट है, पेल्विक ऑर्गन के अंदर है कुछ, बोन जॉइंट स्पेसेस, लंग ऑर्बिट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आप यहाँ से कर सकते हो इसके ज़रिए। एफएनएसी की एडवांटेज ये है, सबसे पहली बात तो ये ओपीडी या फिर ऑफिस प्रोसीजर है, इसके लिए कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है, क्विक सेफ एंड पेनलेस प्रोसीजर है, मल्टीपल अटैम्प आप इसमें कर सकते हो, रिजल्ट भी इसमें रैपिडली मिलता है, लो कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। साइटोपैथोलॉजिस्ट जो होता है परफॉर्म कर सकता है इस प्रोसीजर को। जनरल प्रोसीजर क्या है इसके अंदर, मटेरियल क्या चाहिए, एफएनएसी नीडल चाहिए, माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड चाहिए, सुटेबल फिक्सेटिव चाहिए, नीडल जो चाहिए 25 से 20 गॉज की चाहिए, ज़्यादातर 21 की इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल नीडल चाहिए ऑफ 38 mm, और जी ट्रांसक्यूटेनियस पाल्पेबल मासेस, और सिरिंज कौन सी इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजेबल सिरिंज 10 से 20 ml की इस्तेमाल करेंगे, ग्लास स्लाइड फिक्सेटिव, 4 और 6 स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक ग्लास जार चाहिए, कॉपलिन जार चाहिए जिसके अंदर 95% इथाइल अल्कोहल हो, आइदर वेट फिक्सेटिव इन 95% और एयर ड्राइड। वेट के और एयर ड्राइड के कुछ इन्होंने डिफरेंस बताए हैं। स्टेनिंग जो चाहिए वेट के लिए पैप और H&E चाहिए, ये शुरू में ही बताया। लीशमैन चाहिए एयर के लिए। सेल साइज जो होता है कंपेरेबल टू टिश्यू सेक्शन वेट में होता है और एग्जैजरेट कर जाता है एयर ड्राइड के अंदर। न्यूक्लियर डिटेल जो होती है वेट में बिल्कुल एक्सीलेंट होती है, एयर ड्राइड के अंदर फेयर सी होती है। न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो वेट में वेल डिमॉन्स्ट्रेटेड होते हैं, एयर में जो होता है नॉट ऑलवेज डिस्क्रिनेबल। साइटोप्लाज्मिक डिटेल जो होती है वेट में पुअरली डिमॉन्स्ट्रेशन होती है जबकि एयर में बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट होती है। इस तरह से सिस्टोमल कंपोनेंट भी जो होता है वेट में पुअर होते हैं और एयर में ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर्टिकुलरली नेक्रोटिक मटेरियल जो होते हैं, पार्शियली नेक्रोटिक मटेरियल जो होता है, सिंगल इंटैक्ट सेल जो होता है वेल डिफाइन होते हैं, सेल डिटेल जो होता है पुअरली डिफाइन होता है। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एड फॉर द एफएनएसी जो होता है, प्लेन एक्सरे कराएंगे, इमेज एम्पलीफाइड फ्लोरोस्कोपी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। एफएनएसी की लिमिटेशन ये है, ओनली स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द सेल सैंपल किया जा सकता है, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है एडिक्वेसी पे सैंपल की और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पे। एफएनएसी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है जब तक कि क्लिनिकल सस्पिशन आ रहा है मैलिग्नेंसी, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन आ रहा है मैलिग्नेंसी है, इसलिए आपको उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। Lack of clinical information and relevant investigative result limit the utility of the FNAC। इम्प्रिंट साइटोलॉजी क्या होती है, इम्प्रिंट साइटोलॉजी के अंदर जो होता है टच prep from the cut surface of the fresh imprint, surgically excised masses are examined or from the draining sinuses or ulcerated areas। lymph node जो होता है bisecting और slicing the specimen and by lightly touching और प्रेसिंग अ ग्लास स्लाइड। एडवांटेज क्या है इसका, सेल डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट होता है एंड रिकैपिटुलेट करता है टिश्यू आर्किटेक्चर। क्रश स्मेयर के अंदर टिश्यू पार्टिकल ऑब्टेन किए जाते हैं बाय क्रेनियोटोमी, उन्हें क्रश स्मेयर साइटोलॉजी से देखा जाता है जैसे कि ब्रोन ट्यूमर के अंदर। बायोप्सी सेडिमेंट साइटोलॉजी जो होती है, एग्जामिनेशन किया जाता है सेडिमेंट को ऑब्टेन जो किए जाते हैं बाय द सेंट्रिफ्यूगेशन ऑफ फिक्सेटिव एंड फ्लूइड इन विच द सर्जिकल बायोप्सी जो होता है स्पेसिमेन को लेबोरेटरी के अंदर रखा गया जिससे ब्रेन ट्यूमर वगैरह उनको सेंट्रीफ्यूज करके जो नीचे सेडिमेंट आता है उसको देखते हैं। तो ये सब पूरी आज बात हुई साइटोलॉजी के बारे में। इसके अंदर दो तरीके से मैंने बताया आपको। डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी की दो ब्रांच है, एक्सफोलिएटिव, इंटरवेंशनल। इंटरवेंशनल के अंदर एफएनएसी आती है, इम्प्रिंट आती है, क्रश आती है, बायोप्सी सेडिमेंट आता है। एक्सफोलिएटिव कहाँ से एक्सफोलिएट करते हैं, प्राइमरी जेनिटल ट्रैक्ट है तो ज़रा थोड़ा लंबा गया ये वाला पार्ट, रेस्पिरेटरी, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द बॉडी फ्लूइड और बक्कल स्मेयर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थोड़ा लेंथी टॉपिक था लेकिन मैंने इसे बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि एग्जाम में लिखना आसान पड़े आप लोगों को। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।